अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। ज़रा तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि अगर इलेक्शन सिंबल के मामले से लेकर सीटों के मामले तक तहरीक इंसाफ की जितनी भी स्ट्रैटेजी रही है उसमें चाहे कानूनी मामलात हों या सियासी हिकमत अमली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान ही उठाना पड़ा है। और इसका इतराफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा है वो भी कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का हालिया बयान देख लें, अली ज़फ़र कई दफ़ा ये कह चुके हैं, असद कैसर इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं। तो यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि अगर अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद को भी एक गलत फ़ैसला करार दिया जा रहा है तो उसकी वजह क्या और ज़िम्मेदार कौन और फिर क्या होना चाहिए। क्योंकि एक राय इसमें यह भी पाई जाती है, जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रैटेजी पर, ख़ास तौर पर मुखालिफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी या आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में जो लाडलेपन की एक टर्म कॉइन की गई थी उसकी इतनी आदत पड़ गई कि जब उनको वो सहूलत हासिल ना रही सियासी मामलात में भी और कानूनी मामलात में भी, और मुश्किल वक्त आया तहरीक इंसाफ पर जब उसको कड़े सियासी फ़ैसले करने थे, कानूनी स्ट्रैटेजीज़ अडाप्ट करनी थी, तो वो ये ना कर पाई और जो हिकमत अमली है वो सही तौर पर ना बना पाई, जिसकी वजह से अभी सब कुछ हो रहा है और पार्टी मुश्किलात का शिकार है। तो जो तनकीद हो रही है तहरीक इंसाफ के ऊपर मुखालिफिन की तरफ से, क्या ये तनकीद दुरुस्त है, जायज़ है? अपने तजियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है और आज पैनल के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, उमर चीमा साहब, फ़खर दुरानी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या ये जो बात कही जा रही है कि सहूलतकारी या सिस्टम से रिलीफ की इतनी आदत पड़ गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता गया कोई स्ट्रैटेजी या कोई मरबूत हिकमत अमली डिवाइस करना और उसके ऊपर रहना, ये दुरुस्त है? अलीना, देखिए, मेरी राय में तो सियासी जमातें गलतियां करती हैं और ऐसा होता रहता है। मुस्लिम लीग नून का आप ले लें, 2022 में उन्होंने जो टिकटें दी बाई इलेक्शन के लिए, जो उनको बाद में नजर आ रहा था कि गलती हुई, गलत टिकटें दी और उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन सियासी जमातों में होता यह है कि वो ओनरशिप लेती हैं कि ये फैसला हमारा था, हमसे गलती हुई और हम इसको दोहराएंगे नहीं या इसको देखेंगे कि क्या गलतियां हुई ताकि हम इसको दुरुस्त कर सके। इस वक्त पीटीआई में नजर तो यही आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है कि फैसले ले कौन रहा है, और जो फैसले लिए भी जा रहे हैं उसकी कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। ये भी नहीं मालूम कि ये फैसले असल में इमरान खान साहब ले रहे हैं या कोई और पार्टी में ले रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बार बार बहुत से मामलात में सामने आ रही है। अब कल आपको याद है मैंने बात की कि आतिफ खान साहब ने कहा कि 10 हलकों में ऑडिट होना चाहिए, ये बात अली ज़फ़र साहब ने भी की। लेकिन कल ही रात को असद कैसर साहब डॉन पे बैठे हुए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि ये उनकी जाती राय होगी, पार्टी की पॉलिसी नहीं है ये। इसी तरह जब उनसे पूछा गया कि ये जो सेनेट में आपने टिकटें दी हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो उस पे भी वो कुछ खामोश हो गए, उनके पास कोई कमेंट ही नहीं था, उन्होंने कहा नो कमेंट। फिर उन्होंने कहा कि पता नहीं इमरान खान साहब का ये फैसला था भी या नहीं, उनसे पूछना पड़ेगा। फिर उनसे ये भी पूछा कि ये बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो चेयरमैन बने हैं पीटीआई के, तो आपको लगता है सही फैसला था? इस पे भी वो कोई खास खुश नजर नहीं आ रहे थे और उन्होंने कहा कि देखें अब तो वो बन गए हैं। तो बहुत से ऐसे मामलात, सेनेट का ले लें, रिजर्व सीट का ले लें, आप चेयरमैनशिप का ले लें, खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना बनी है उसका भी मामला ले लें, तैमूर झगड़ा साहब कुछ और बात कहते हैं, कोई और कुछ और बात करता है। इन सारे मामलात में लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं, एक और दो नहीं, बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं। अच्छा, मैं ये बात जरूर करना चाहूंगी कि अक्सर जब सियासी जमातों पे पूरी रियासत जो है वो जब उनको खत्म करने की कोशिश कर रही होती है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही देखा होती माजी है, में हमने पार्टी लॉयल्टी जो होती है ना वो बहुत काम आती है, और वो बल्कि काम नहीं, मैं कहूँगी बहुत जरूरी होती है। अक्सर हम बात कर रहे होते हैं मारूसी सियासत पे और हम कहते हैं कि शायद नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोगों की ये राय है। मेरी राय में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मारूसी सियासत और ये जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज होती हैं, ये एक वाहिद सर्वाइवल कार्ड होता है सियासी जमातों के लिए, जब रियासत कोशिश ही ये कर रही होती है कि उस सियासी जमात को तोड़े। क्योंकि अगर बाप अंदर चला गया तो बेटी पार्टी चला सकती है, बेटी अंदर चली गई तो कोई और रिश्तेदार पार्टी चला सकता है। एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो एक अलग डिबेट है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है ये
उस पार्टी लीडर के रिश्तेदार हैं, ये जेल जाएंगे और यही डायरेक्शन पार्टी के लेके आएंगे कि ये डायरेक्शन है। हमने देखा मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब जेल गए तो उनकी अहलिया सामने आई, 2017 में नवाज शरीफ साहब जेल गए तो उनकी बेटी और भाई आए, बीबी की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी जो है वो सामने आ रही हैं। इस वक्त पीटीआई में मेरी राय में कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है, पार्टी लॉयलिस्ट नहीं है कि या वो पार्टी लॉयलिस्ट जेल में है या वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कंफ्यूजन है। और जो रिश्तेदार भी हैं, उनके बेटे इमरान खान साहब के सियासत में नहीं है, उनकी जो बहन भी है वो इतनी पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं है, तो पार्टी देखे तो किसकी तरफ देखे। तो मेरे ख्याल से एक वजह इस कंफ्यूजन की यही है कि एक सेंट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जाहिर सी बात है, हम सबको पता है, वो ये है कि इस पार्टी के ऊपर इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है रियासत की तरफ से। यानी लाडलेपन या सहूलतकारी से ज्यादा आप क़यादत का फुकदान या उस तरह से लीडरशिप सामने ना आना उसको समझती हैं? देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल, एक तो आपके जो पार्टी के हेड हैं वो जेल में हैं, ठीक है, उन तक रसाई के लिए भी आपको अदालत जाना पड़ता है कि उनसे आप मुलाकात नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है एक कंफ्यूजन पैदा होगी पार्टी के अंदर। इसको मेरा नहीं ख्याल है कि हम इसको कंप्लीटली नजरअंदाज कर सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कंफ्यूजन की। फखर? अलीना, मैं पार्शली एग्री करूंगा बेनज़ीर साहिबा से। एक तो जो कह रही हैं कि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो कम हैं, ये जो अपना पार्टी के अंदर का जो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी है, ये जो मौजूदा हालात हैं अभी पीटीआई के। लेकिन देखें, आपको पहले तो पीटीआई की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको भी समझना होगा, और उसके साथ साथ जो इमरान खान कैसे डिसीजन मेकिंग करता है वो भी समझना होगा। ये जो मौजूदा हालात हैं, आपके ये जो पीटीआई के अंदर इमरान खान जितने भी फैसले लेते हैं वो हमेशा से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ही इज़ द मास्टर ऑफ क्रिएटिंग डिवीजन जो है विद इन पार्टी। जो धड़े हैं उनमें भी ये आपस में एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं, फिर वो सारे जो है ये अपने जितनी भी मामलात हैं वो इमरान खान के पास ले आते हैं, वो फिर प्रिजाइड करते हैं और फिर उनके जो है ये इस तरह वो डिक्टेट करके वो तमाम पार्टी को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो मौजूदा मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला, कि इसमें अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि ये फैसला किसका था। कोई आपने शेर अफजल मरवा साहब का भी बयान सुने, उसके अलावा जो अली जफ़र साहब के भी बयान सुने हैं, तो ये किसी को भी अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये फ़ैसला दरअसल है किसका, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने इल्हाक करना है, ना कि ये जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है। देखिए इमरान खान जो है वो उसके पास 4 बंदे जाएंगे तो वो चारों को ये यकीन दिलाएगा कि ये मेरा जो ये फ़ैसला है ये इसके ज़रिए जा रहा है, मेरा फ़ैसला दूसरे के ज़रिए जा रहा है। वो अली ज़फ़र साहब जाएंगे, वो उनको कहेंगे कि ठीक है तुम ये फ़ैसला ले सकते हो। वो फिर बैरिस्टर गौहर जाएगा, उनको कहेंगे कि ठीक है तुम ये बात ठीक कह रहे हो, ये फ़ैसला तुम जाके। आप देखें जितने भी पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं अडियाला जेल के बाहर, हर एक बंदे का जो है ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। वो कहेगा कि मुझे खान साहब ने, मुझे चेयरमैन साहब ने ये बात की है, दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा कि मुझे चेयरमैन साहब ने ये बात की है। तो ऐसी नहीं है कि ये जो डिसीजन मेकिंग का है या लीडरशिप का फुकदान है, ये लीडरशिप खुद जानबूझ के ये फैसले इसी तरह के वो करवा रहे हैं ताकि जब अगर कोई इस तरह की जिम्मेदारी किसी का तयन करना हो तो वो किसी के ऊपर एक के ऊपर जिम्मेदारी का तयन ना किया जाए। तो ये इमरान खान की डेलिब्रेट जो है ये इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, और वो आज से नहीं, वो शुरू से ही इस तरह के पार्टी के अंदर जो है वो डिविजन्स क्रिएट करते हैं, वो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, उनको एक दूसरे के खिलाफ लाते हैं और फिर उनकी फैसला करके अपनी ये जो एक सुपीरियरिटी है वो उसका हमेशा से इस्टेब्लिश करते आए हैं पार्टी के अंदर भी। तो अब भी ये जो फैसला है मैं समझता हूँ कि ना ये किसी बैरिस्टर गौहर का फैसला है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने इत्तेहाद करना है या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ करना है, ये इमरान खान ही का फैसला है। लेकिन जो मुख्तलिफ लीडर्स जाके उनसे मिलते हैं, अगर किसी ने ये मशवरा दे दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बड़ी अच्छा हमारे लिए ऑप्शन है, इमरान खान उसको कह देगा कि ठीक है तुम ये वाला जो है ये जाके अनाउंस कर दो और उनके साथ बात करो। दूसरा जाएगा कि नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का फैसला ये ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, तो इमरान खान उसको भी गो है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इरशाद भट्टी साहब आप हमें बताइएगा। मैडम शेख, सबसे पहले इस सवाल के सेकंड पार्ट पर एक जुमला बोलना चाहूँगा कि तनकीद हो रही है कि चूँकि लाडले थे, चूँकि सहूलतकारी हासिल थी, लिहाजा सब कुछ सही जा रहा था। अब चूँकि लाडले नहीं रहे, चूँकि सहूलतकारी नहीं रही,
लिहाजा अब सारे चीज़ें उल्टी जा रही हैं, सब कुछ उल्टा जा रहा है। मेरे तनकीद करने वाले भाइयों बहनों ख़वातीनों हज़रात, रमज़ान की इन बाबरकत सातों में चूँकि अब लाडले पर नाप हैं, चूँकि सारी सहूलतकारी आपको मिल रही है और चूँकि आपके फ़ैसलों का हमारे मुल्क पर असर पड़ेगा, इनके फ़ैसलों का तो पार्टी पर ही पड़ेगा, आपके फ़ैसलों का हम जो सवा सत्यानाश हुए हैं आपके फ़ैसलों की वजह से, तो अब मज़ीद फिर आप फैसले चूँकि लाडले पर हैं, चूँकि सहूलतकारी है, तो चूँकि चुन्ना के चनाचे अच्छे फ़ैसले कीजिएगा। अच्छा। मैडम शेख, अब इसकी चार पॉइंट्स हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, वो पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ कि तरीके इंसाफ यहाँ तक पहुँची कैसे, और आज ये जो एक आप सोच रहे हैं या सवाल रखा है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले किसी दा दोष, किस दा दोष, मैडम शेख ये आपको शेर पहले सुनाया हुआ था लेकिन फिर सुना रहा हूँ। किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां होके भरन दियां नहीं, जो होया ये होना ही सी, ते होनी रोकदियां रुकदी नहीं। मैडम शेख, पहला पॉइंट है मीर जाफ़र मीर सादक से लेकर 9 मई तक तरीके इंसाफ बामुकाबला रियासत 150 सीटें भी जीत जाती तरीके इंसाफ तो इनको हुकूमत नहीं मिलनी थी। ये है ग्राउंड रियलिटी। दूसरी आ जाइए, दूसरा है जानबदार तरीन फैसले इलेक्शन कमीशन के, जानबदार तरीन मुतनाज़ तरीन फैसले इलेक्शन कमीशन के और तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसले इलेक्शन कमीशन के। मैडम शेख, तरीके इंसाफ का अपना तंजीमी ढांचा 1996 से लेकर अब तक, उनकी सियासी हिकमत अमली, उनकी फ़ैसला साजी, उनके तंजीमी ढांचे पर हमेशा से ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे हैं और ऐसे ही वो फ़ैसले करते रहे हैं और आपसी लड़ाइयाँ, आपसी गिरोहबंदियाँ हमेशा से ही रही हैं। अभी हुकूमत से निकले थे इमरान खान साहब, तो वो कह रहे थे मैंने 7 गलतियाँ उन्होंने गिनवाई, फ़ाइज़ ईसा काजी रेफरेंस एक्सटेंशन देना, नवाज शरीफ को बाहर जाने देना, और फिर हत्ता कि हुकूमत में ना लेता तो अच्छा था। 7 फैसले ये गिनवाए। तो तीसरा ये है कि तरीके इंसाफ के अपनी हिकमत अमली और गलत फैसले करने में मास्टर है। चौथा मैडम शेख, अब जैसे मौलाना शरानी जमात से इत्तेहाद था होना था, जो फैसला करीब करीब पहुंच गया था। जमात इस्लामी वालों, उस दिन मैंने बात की तो मैंने कहा था कि वो कुछ मांग रहे थे और दूसरा वो पूरे मुल्क में इत्तेहाद चाहते थे। तो जमात इस्लामी का रद्द अमल आया कि हम मांग कुछ नहीं रहे थे, हाँ हम चाहते थे कि सिर्फ केपी में नहीं पूरे मुल्क में रद्द अमल, पूरे मुल्क में हमारे साथ इत्तेहाद किया जाता है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल फाइनली। तो मैडम शेख, ये मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं कि तरीके इंसाफ जिसने 76 साल हिस्ट्री बदल दी इस इलेक्शन में, तरीके इंसाफ जिसने इलेक्शन साइंस बदल दी, तरीके इंसाफ जिसने बल्ले ना होने के बावजूद, अपने कायद के ना होने के बावजूद, सी टीम होने के बावजूद, प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद सबको हरा कर रख दिया और मेरे समेत सारों के अंदाज़ों का को उलट पुलट के रख दिया, उस तरीके इंसाफ में अब रॉन्ग नंबर्स शामिल हो कर दिए गए हैं। उस तरीके इंसाफ में अब कुछ ब्रूटस शामिल कर दिए गए हैं। आप आगे देखिएगा, तोड़ने की कोशिश की जाएगी तरीके इंसाफ को, बर वक्त फैसले ना होने पाएँ ये कोशिश की जाएगी। इमरान खान की मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ तरीक़ों से कहलवाई जाएंगी और कन्फ्यूजन, बेयकीनी, मायूसी फैलाई जाएगी। और ये तरीके इंसाफ जो हर इम्तिहान में पार कर गई और हर मुश्किल क्रॉस कर गई, हर पुल सरात क्रॉस कर गई, ये अब आखिरी उसके अंदर से उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये 2 गलत फैसले जो किसी हद तक अगर आप इनको गलत कह सकते हैं, ये भी इसी की बदौलत हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, खान साहब को और उनकी पार्टी को साजिशों का पहले से ही इल्म होता है और बता भी पहले से ही देते हैं, तो ये उनको पहले से ही पता है कि उनके सफ़ों में कोई इस तरह के ब्रूटस आपके मुताबिक शामिल कर दिए गए हैं और वो कर सकते हैं, और फिर उसका कोई तोड़ निकाला है खान साहब ने? जी, 12 की लिस्ट बन गई है। अच्छा, 12 लोगों की जी, और 12 लोगों में से 2-3 ऐसे हैं कि मैं जो इस वक्त सामने हैं, जो खंबे थे और आज हीरो बने हुए हैं,
और जो काउंसलर नहीं बन सकते इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के अलावा, उन समेत 12 हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना वो लिस्ट इमरान खान साहब तक जाने पा रही है, ना इमरान खान साहब तक वो लोग मिलने पा रहे हैं। हाँ, वो जो खंबे थे, वो जो ब्रूटस थे, वो जो रॉन्ग नंबर थे, उनकी आमदोरफ्त है। और ये अनकरीब आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। नहीं तो ये बताए ना, वो लिस्ट किसने बनाई है? कहीं वो लिस्ट बनाने वाले तो खुद उनमें से शामिल नहीं है? नहीं मैडम शेख, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसमें से पांच लोग तो इमरान खान साहब ने आइडेंटिफाई किए थे। अच्छा। जब लास्ट 2 वो लोग मिले थे जिनको आप तहरीक इंसाफ का फेस कह सकते हैं, उनसे उन्होंने साइड पे ले जाकर उन्हें कहा था कि ये 4-5 के बारे में मेरी इतलात हैं, आप इन पर नज़र रखिए। अब सुना जा रहा है कि वो 4-5 तो उन्होंने बताए थे, ये लिस्ट 12 तक है और सबूतों के साथ सुना जा रहा है कि इमरान खान के पास जाएगी। लेकिन जाएगी कब और उसमें से क्या साबिक चेयरमैन भी हो सकते हैं? साबिक चेयरमैन भी हो सकते हैं मैडम शेख। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन। कुछ भट्टी साहब ने शेर ही सुनाते रहने, तज्जिया नहीं करना भट्टी साहब ने। अच्छा जी, ये एक नया ट्विस्ट लेके आए हैं और अपनी इतरात के जी। अच्छा क्या? अच्छा मैडम शेख, आप नॉर्थ की खलीफा हैं, आप समझ जाएं मैं क्या कहूँगा। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हम आपको अब ज़्यादा पुश नहीं करते, इसी के ऊपर रहने देते हैं। भट्टी साहब ने जो बात की है वो फ़खर की बात का एक मुख्तलिफ एंगल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़हर अब्बास साहब से पूछते हैं फिर उसके बाद कि वो क्या राय रखते हैं। क्या वाकई में इस तरह से कोई साजिश हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, या गलत सियासी हिकमत अमली है जो यहाँ तक लेके आई है? वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी सियासी और कानूनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। मज़हर अब्बास साहब, देखिए अलीना, एक तो हम उस शख्स के मुतालिक बात कर रहे हैं जिससे हम बात नहीं कर सकते। यानी मैं इमरान खान के मुतालिक कैसे ये ओपिनियन फॉर्म करूं कि ये फैसला किसने किया है? क्या मीडिया को एक्सेस है इमरान से बात करने की? अगर होती तो बड़े आराम से कोर्ट उधर जाके मैं उनसे पूछ लेता कि जी ये फैसला किसने किया है। अब वो एक्सेस तो हासिल नहीं है मीडिया को, और हम इस पर बात नहीं करते कि क्यों नहीं हासिल है। हासिल क्या चीज़ है? जब बैरिस्टर गौहर आते हैं मैं उसको एज इट इज़ ले लेता हूँ, भाई बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है, असद कैसर का मौक़िफ़ है। अभी बैरिस्टर गौहर कह रहे थे वो स्टैंड करते हैं उस सारी बातों पे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। शेर अफजल मरवत कोई और बात करते हैं। इशू क्या है? एक तो इशू यही है कि हमें एक्सेस हासिल नहीं है, तो जाहिर है हम स्पेकुलेशंस पे जाते हैं, एक हम माजी की तरफ जाते हैं। दूसरे जो मुखालफीन वाली बात है, हम अक्सर जिसके भी मुखालफीन होते हैं हम उसके फोबिया में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पीटीआई के मुखालफीन इस वक्त पीटीआई फोबिया में मुब्तला हैं। जिस तरह माजी में हमने पीपल्स पार्टी फोबिया में मुब्तला देखा, फिर मुस्लिम लीग नून फोबिया में मुब्तला देखा, तो ऐसा लगता है कि हम उस फोबिया में कहीं ना कहीं जाके हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उसमें एनालिसिस नहीं करते। अब एक पार्टी है, एक तो जनरली हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टीज होती कभी भी ये मसला नहीं होता। एक पार्टी है, पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी की सेंट्रल कमेटी है, वो फैसले करती है, वो फैसले ऐलान कर दिए जाते हैं। यहाँ ये नहीं हो रहा। यहाँ आपने कोर कमेटी भी बनाई हुई है। अब कोर कमेटी एक एलामिया जारी करती है, उसके चेयरमैन दूसरे लीडर जो हैं, और उन पर सबसे अच्छा हाल तो ये होता है कि आप पाबंदी लगा दें कि जी जो भी पीटीआई का मौक़िफ़ होगा वो सिर्फ कोर कमेटी का एलामिया होगा, या XYZ माजी में इसी तरह दीगर सियासी जमातों का मसला था। दूसरे ये कि पीटीआई को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया है और मजीद तोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये भी माजी में हमने देखा है, पीपल्स पार्टी के कई टुकड़े किए गए, MQM के कई टुकड़े किए गए। आज सियासी जमातें जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं उनमें मोरलेस जो सियासी जमातें वो उंगलियां पकड़ के चल रही हैं, इसके बावजूद कि वो मैच्योर्ड पार्टीज हैं। लेकिन अब आप देखें ना कि सेनेट में इस वक्त बड़े दिलचस्प जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। फैसल वाडा साहब कराची से खड़े हुए हैं, कोई उनकी पार्टी नहीं है लेकिन आज़ाद उम्मीदवार वो सेनेट के हैं। अब आपको ताज्जुब होगा अगर वो जीत भी जाएं। मोहसिन नकवी साहब आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं पंजाब से, वो जीत भी जाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा ये कैसे जीत गए, तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। अनवारुल हक काकड़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। इससे पूरा आपको पॉलिटिकल साइकिल समझ में आ जाएगा कि हमारा पॉलिटिकल साइकिल है क्या। अब ऐसे में एक जमात
जिसके पास इस वक्त लीडर आउट है, लीडर जेल में है, डिस्क्वालीफाई है, कन्विक्ट है, पार्टी के पास इलेक्शन सिंबल नहीं है, पार्टी के धड़े हो गए हैं, पार्टी अब एक ऐसी जमात ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो इनका अलायंस था वो गलत था, जमात इस्लामी से इनका हो रहा था, जमात इस्लामी इनकी अनकंडीशनल सपोर्ट करने को तैयार थी इनकी, और इमरान खान साहब ने जब हाफिज नईम उनसे जाके मिले थे इससे पहले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में, तो उन्होंने कह भी दिया था कि जी हम आपको सपोर्ट करें, इवन डिप्टी मेयर भी आप अपना ले आए, हम आपको एक कंडीशनल उस पर दे देते हैं डिप्टी मेयर, बाद में हम तय कर लेंगे। लेकिन पर सर नहीं हो पाया ना, तो मसला यहाँ पर यह है कि जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि पार्टी में डेमोक्रेसी, लेकिन सर माज़रत बेनज़ीर एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मज़हर अब्बास साहब तो पार्टी में नायब होते हैं, हमने एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी को किया, फिर बाकी नीचे ट्रिकल डाउन हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो बची कुची हुई उसमें इतनी कॉन्फ्लिक्ट था कि समझ ही नहीं आती थी किसकी बात पर यकीन करें। क्या हम जो कोर कमेटी है उसकी बात पे यकीन करें या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात पे यकीन करें? इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या डेमोक्रेटिक हाँ एक पार्टी को फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे ना आप उसको, एक पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिया जा रहा। वो तहरीके इंसाफ नजरियाती के साथ जा रहे थे, उन पे दबाव आ गया, वो किसी और के साथ जा रहे हैं, उनके साथ ऐसी सिचुएशन में एक पार्टी बड़ी सियासी गलती कर सकती है, हमें उसे वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, हमें उसको ये इस तरह माजी में भी हमने देखा है ये पहली, लेकिन आप प्रेशर तो देखिए उस पार्टी के ऊपर, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ऐसे कर दे जाते हैं, एक दबाव आ जाता है, उठा के ले जाया जाता है, किसी और पार्टी में जा रहे होते हैं उन पर दबाव आ जाता है, तो अल्टीमेटली पीटीआई के अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उन पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन वो जिस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन से कोई भी सियासी जमात गुजरेगी उसके साथ उसका यही होगा। तो आप पहली चीज तो ये कि क्या इस तरह जो चीजें हुई हैं क्या होनी चाहिए इस तरह? नहीं सर वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो मैंने सवाल के स्टार्ट में ही कहा कि रियासती जबर अपनी जगह, और वो बिल्कुल गलत है। बेनज़ीर मैं छोटी सी, मेरे ख्याल से जो फखर ने बात की वो सबसे इंटरेस्टिंग है। हाँ एग्जैक्टली, फखर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये एक डिलिबरेट स्ट्रेटजी हो पीटीआई की, कि फैसले इमरान खान साहब कर रहे हो, लेकिन पार्टी मानना नहीं चाहती कि इमरान खान साहब ये फैसले करें, ताकि जो सपोर्टर और जो कारकुनान है वो जरा कंफ्यूज रहे। वो कभी शेर अफजल मरवत साहब पे को जिम्मेदार ठहराएं, कभी वासद कैसर साहब को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन वो इमरान खान साहब। अब ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हमने ये देखा है कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में भी थे तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते थे। अक्सर वो कहते थे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, तो ये जिम्मेदारी अक्सर वो नहीं लेते थे अगर वो गलत फैसले भी करते थे। इसलिए मैंने कहा कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो जब गलत फैसले करती हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वो ओनरशिप लेती हैं कि हाँ हमने अपने इंतखाबी मुहिम लेट शुरू की, हमारा मंशूर पहले आना चाहिए था, हमने टिकटों का फैसला गलत किया, इन सारी चीजों पे हमने काम करना है। लेकिन पीटीआई में ओनरशिप कोई नहीं लेने को तैयार, उसको कवर करने की कोशिश की जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। उमर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब हम शख्सियात के गिर्द पूरी पार्टी बना देते हैं और फिर एक वक्त आता है कि वो शख्सियत ही पार्टी बन जाती है, तो इस वजह से मसला होता है? अलीना, असल में पीटीआई है इमरान खान के अलावा ये सब जो हैं ये दे ऑल आर नोबडीज़, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आपने पीटीआई की फैसला साजी देखनी है तो आप ये देखें, इमरान खान के अपने बयानात देख लें, उनके कोई दो बयान जो कि मिलते हों आपस में, कोई नहीं मिलते। उनकी पार्टी में कोई किसी तरह से स्टेबिलिटी हो वो नहीं है। अगर ये होना चीज़ें तो रोज़ाना इतना मीडिया की अटेंशन भी कैप्चर ना करें। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इमरान खान के एक बयान की उम्र उनके नए बयान तक होती है, कि उस दौरान कोई एक नया बयान आ जाता है, फिर हम उधर देखना शुरू हो जाते हैं कि इमरान खान चाहता क्या है। अभी भी जो फैसले हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें जिन लोगों को हम कोई मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं उनका कोई कसूर है। ये सारे जो हैं ये मैसेंजर हैं असल में, जो आपको बता रहे होते हैं आगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इनकी अहमियत इतनी है कि अगर वो इमरान खान के मूड का उनको पता चल जाए कि इमरान खान चाहते क्या हैं, तो ये उसी लाइन पर चल जाएं, तो आपको पता चले कि वो इमरान खान पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप। और ये मसला इनका ये जेल में जाने का नहीं है, जेल में जाने से पहले भी इमरान खान का यही मसला था। अच्छा। बहुत सारे जो लोग हैं, एक टाइम पे जब ये इदम एतमाद का इशू आ रहा था और उस टाइम इनकी कोई जनरल बाजवा के साथ मुशावरत हो रही थी, तो तय ये हुआ जी के
कोई हम जो है ना कोई बुजदार को चेंज कर लें और 2 नाम तजवीज़ किए जी कि इनमें से को बता दें, एक परवेज़ लाई हैं और दूसरे जो हैं वो अलीम खान हैं। इमरान खान ने अलीम खान का कह दिया और उनके मामले में इतनी वो अनप्रिडिक्टेबल उस टाइम समझे जाते थे कि फौरी तौर पे एक जहाज़ भेजा गया कि अलीम खान को फौरी तौर पे ले आए, कोई पता नहीं इमरान खान ने इसके बाद इनका माइंड चेंज हो जाए। और माइंड चेंज करने में और वही हुआ कि जब तक अलीम खान को चार्टर्ड प्लेन पे इस्लामाबाद लेकर आए तो इमरान खान का उस टाइम माइंड चेंज हो चुका था, उसने कहा कि मैंने नहीं करना। और इसी वजह से उस टाइम जो है ना अलीम खान ने मशहूर ज़माना उस टाइम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान पर जो गुस्सा निकालना था पहली दफ़ा वो उन्होंने उस टाइम निकाला। और बाकी भी जो उनके मामला हैं इसी तरह के होते हैं। और जो एक चीज़ जो उनके एक फ़ैसले में जो एक इंडिविजुअल जो एक शख्सियत असरअंदाज होती है वो बुशरा बीबी है। अच्छा, अभी आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पहले तो ये होता था कि वो हर चीज़ के मामले में पहले बुशरा बीबी से रुजू करते थे कि मैंने ये करके आया हूँ तो आप मुझे बताएं। अभी वो जो एक दरमियान में उनका कांटेक्ट है वो एस्टेब्लिश नहीं है। बुशरा बीबी को शायद इसीलिए उन्होंने अडयाला जेल की बजाय दूर रखा है कि कहीं अडयाला जेल में किसी ना किसी तरीके से वो कुछ सिफारिश करा के तो बुशरा बीबी से मिलने में कामयाब ना हो जाए। बुशरा बीबी को उन्होंने दूर रखा है ताकि ये जो फैसला साजी है उसमें जिस तरह असरअंदाज होती हैं वो ना हो। बाकी ये है कि जो इमरान खान का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वही उनका सबसे वीक पॉइंट है। इमरान खान जो है वो जब जो चाहे वो ट्वीट कर सकते हैं, जो जी चाहे बयान दे सकते हैं, उनके ज़हन में जो बात है वो कर सकते हैं। बाकी जमातें जो है अगर आप नून लीग को लें तो फिर भी उधर जो है पावर सेंटर एक हाउस ऑफ शरीफ में भी कुछ 4 लोग हैं कि जिनकी आपस में नहीं बन रही होती है और वो उनका एक वीक पॉइंट भी बन जाता है। लेकिन स्ट्रांग पॉइंट ये होता है कि वो कोई बड़े बड़े फैसले कोई अचानक में वो ले नहीं सकते। तो इमरान खान जो है यानी कि उनका इस टाइम ये है कि वो एक जिस तरह से अनस्टेबल डिसीजन लेते हैं उनको किसी पर एतबार भी नहीं है। उनके जो अपने लोग लेकिन ये ज्यादा स्ट्रेंथ हुई या वीकनेस हुई? ये नहीं आपके ख्याल में ज्यादा स्ट्रेंथ हुई या वीकनेस हुई है? देखिए यानी कि स्ट्रेंथ उनकी ये है कि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर बन गए हैं। ये जो हम बातें करते हैं कि वो इतनी सीटें ले रहे हैं, ये है वो है। इमरान खान मैं भी इसलिए कंफ्यूज हूं। मैं चाहूंगी मैं सबसे ज्यादा ये पूछूंगी ये वाली जो बात है कि ये फ़ायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? बट इससे पहले भट्टी साहब हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं। भट्टी साहब प्लीज़ कहिएगा। मैडम शेख, अभी यहाँ 2 मेरे दोस्तों ने बात की मोरूसी सियासत की, जिसको उन्होंने स्ट्रेंथ बनाकर पेश किया कि मोरूसी सियासत यानी एक तो कहा कि हम इस पे अलहदा डिबेट हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। खैर से स्ट्रेंथ की बजाय मैंने स्ट्रेंथ कहा है कि ये है कि बाप का मुकदमा बेटी लड़ रही है, बेटी बाप की तस्वीरें छाप रही है, बाप बेटी को खातून अव्वल बना रहा है और वो उसके हक में बोल रही है और वो उसके हक में बोल रहा है। बेटा बाप को सदर बनवाना चाहता है, बाप बेटे को वज़ीर आज़म बनवाना चाहता है, बाप बेटी को वज़ीर आला बनाना चाहती है, बेटी बाप को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। यानी ये एक बहुत बड़ी एक है। इसका मतलब है कि चेयरमैन बना दें बुशरा बीबी को और जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन हेड बना दे अलीमा खान को, ठंड पड़ जाएगी हमें। यही सब है। बहुत बड़ा दबाव है। एक चीज आपको बता दूं कि अलीमा खान को पार्टी सौंप दी जाए। 80% जो पुरानी तरीके इंसाफ है या जो वो रॉन्ग नंबर्स को देख रही है उभरते हुए आगे जाते हुए और ब्रूटस को देख रही है छुरे उनके हाथ में, तो उनकी सारों की ख्वाहिश है कि आप अलीमा खान को बनाएं। इमरान खान कह रहे हैं कि अभी तक जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इमरान खान की तरफ से है। तो ये दुआ करें, अल्लाह करे कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में वो बातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो किससे मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो एक सिविलियन डिक्टेटरशिप है वो बड़ी जरूरी होती है। लेकिन ये नहीं अच्छी लेकिन सर एक चीज ना, मेरा ख्याल है वो इस तनाजुर में कह रहे थे कि हमने देखा कि जब मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ के ऊपर तो उस वक्त मरियम नवाज खड़ी हुई थी। वो अलग चीज स्ट्रैटेजी है कि कभी खामोश हो जाती थी, कभी बोलती थी, लेकिन पार्टी संभाली हुई थी। फिर उनके भाई जिन्होंने पूरी डील बनाई। ये अच्छी बात नहीं लगती? ये आपको अच्छी बात नहीं लगती कि सब कुछ होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद तरीके इंसाफ मैदान में रही और उसने सारों को हराया? अच्छा, इसके बावजूद के ऊपर कोई भाई बेटा भतीजा भांजा बाप बेटी, लेकिन सर उस हराने का फायदा क्या हुआ? उस हराने का फायदा क्या हुआ जब वो उसको मटेरियलाइज ही ना कर सके? जब इतनी सख्ती है कि उनके लिए ना वो खुद ना कोई और नेगोशिएट कर सकता है या पार्टी की एक प्रॉपर लाइन ही नहीं सामने आ रही। तो मैं चाहूंगी जरा सब बाकी पैनल भी इसका जवाब देना। सर हाँ ठीक है जी, ठीक है।
सर बाकियों से भी पूछ लेते ना, आपका मेरा 2020 तो चलता रहता है। जी उमर, ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, अब मरूसी सियासत की बात अलग से है, इलेक्शन में जो जीत है ये अलग से है। ये तो जब नवाज शरीफ जो है वो जेल में थे तो एक पब्लिक ओपिनियन उनकी तरफ चली गई थी। एक टाइम पे जुल्फकार अली भुट्टो जो 1977 का इलेक्शन हुआ था वो बड़ा दांधलीज़दा इलेक्शन था, यानी कि वो उनकी बड़ी वो अपनी एक स्ट्रांग ग्रिक समझते थे, लेकिन इसके बावजूद वो अनपॉपुलर हो रहे थे। लेकिन जो ही उनकी गिरफ्तारी हुई और इलेक्शन जो है वो 90 दिन से आगे लेट के होना शुरू हो गया, इसीलिए हो गया कि एक पब्लिक सेंटीमेंट उधर चला जाता है। इसमें को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेटजी से ज़्यादा इमरान खान की स्ट्रेटजी से ज़्यादा जो उनके मुखालफिन जो उनके साथ कर रहे थे तो उससे एक हमदर्दी भी मिल रही थी। और इसका मरूसियत के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर मरूसियत के साथ ताल्लुक होता या इस बुनियाद पे वोट ना मिलते तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को भी ना मिलते, या जो आगे जो बिलावल है उसकी भी कोई एक एक्सेप्टेबिलिटी ना होती। ये जो बात अलीना वो असल में पहले बेनज़ीर कर रही थी, ये एक बात हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक दुरुस्त बात है। हाँ। कि ये होता है, यानी कि अच्छा पहली बात तो ये ना कि हमारे यहाँ एक पार्टी स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये डेलिबरेटली है भी नहीं। और इस तरह का जिधर हमारे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट लेवल के हैं वो भी किसी एक प्रॉपर शेप में एग्जिस्ट नहीं करते, तो पार्टियों से हम क्या शिकवा करें। तो उधर फिर यही होता है कि बेनज़ीर ने इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया था कि ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ इतने तल्ख़ हो जाते हैं कि उस वक्त लॉयल्टी जो होती है वो फैमिली फिर साथ खड़ी होती है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। फ़खर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे और आपने तज्ज़िया पेश किया कि डिलिबरेटली ये किया जा रहा है, ये जो कन्फ्यूजन या एक कोई एक किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर या एक बयान के ऊपर स्टे ना करना, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा हो रहा है या इसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है? अलीना, मैंने जो इतना इनको देखा है पिछले 2011 ऑनवर्ड देखें तो आप जितने भी इनके फैसले उठा के देख लेना, आपको ये पैटर्न मिलेगा। आपको चाहे वो कोई भी किसी भी हवाले से हो, आपको यही पैटर्न मिलेगा। और इससे इनको हमेशा फ़ायदा ही हुआ है और पर्सनली इमरान खान ने इससे थ्राइव किया है। तो अब भी मैं समझता हूँ कि इनको ये एट द एंड ऑफ द डे किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। ये जो लीडर हैं वो एक दूसरे पे भी वो डालते रहेंगे कि इसकी वजह से या ये सजेशन इसने दी थी तो उसकी वजह से है, तो इमरान खान के ऊपर नहीं आएगा। दूसरी जो आप डिबेट कर रही थी मौरूसियत वाली कि क्या पीटीआई में मौरूसियत के हवाले से अलीमा खान को भट्टी साहब कह रहे हैं कि 80% जो पीटीआई चाहती है कि वो अलीमा खान को पार्टी की चेयरपर्सन बना दें। देखिए 99.9% भी पीटीआई के अगर लोग कह देना कि अलीमा खान को बना दें तो इमरान खान नहीं बनाएगा, क्योंकि इमरान खान जो अपने जैसा किसी और को समझता ही नहीं है। ये जो पार्टी की चेयरमैनशिप दी गई है ये हमेशा से इमरान खान उनको देता है जो बहुत ही बिल्कुल अपने से कमतर लोग हों, ताकि वो कल को कोई इस तरह की वो खुद को इस लेवल तक ना ले आए कि इमरान खान जैसा। तो ये फैमिली या ये इमरान खान सिर्फ इस वजह से नहीं वो कर रहे कि मरूसियत की वजह से, वो इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान कोई दूसरा है ही नहीं। तो उस सोच के साथ जो है वो पार्टी अपनी फैमिली में नहीं देंगे। शुक्रिया ये कहने का कि इमरान खान जैसा कोई, लेकिन ये इमरान खान खुद समझते हैं। लेकिन बेनज़ीर फिर तो पार्टी का तो फिर सवाल ही ना रहा ना। फिर तो इस तज्ज़िये के मुताबिक तो ऐसा हुआ कि इमरान खान नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं है। इमरान खान अगर आज जेल में है तो तहरीक इंसाफ को हक ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करे या पावर में हो। फखर शेख, आप देखिए इस फखर ने एक जो अच्छी बात है उसको किस तरह नेगेटिव वे में पॉइंट आउट कर दिया कि ये चूंकि इमरान खान अपनी शख्सियत नरगिसियत का किसी और को नहीं समझता। नवाज शरीफ साहब बताए अपने जैसा किसी को समझते हैं, जरदारी साहब अपने जैसा किसी को समझते हैं। एक मिनट आती हूँ बेनज़ीर, एक मिनट आती हूँ, आपकी आवाज नहीं सुन पाती। एक मिनट, ये लोग एक मिनट क्या कह रहे? फखर जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी, फखर की बात को भट्टी साहब ज़रा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जो बात इमरान खान के बारे में फ़खर ने की है ये सारी पार्टियों पर लागू होती है। ये सारी पार्टियों पर लागू होती है। नवाज शरीफ भी अगर अपने बाद किसी को जानशीन समझते हैं तो वो अपनी बेटी को समझते हैं। अच्छा। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी अपना जानशीन समझा तो अपनी बेटी को समझा। फखर को थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं ना, क्या ख्याल है? अपने पड़ोसी को कहें थोड़ा सा दिफा करें। इमरान खान अपना जो जानशीन है वो समझता ही नहीं है। वो जिस दिन देखें भट्टी साहब मुझे बात करने दें, इमरान खान खुद पार्टी डिस्ट्रॉय कर देंगे, किसी के हैंड ओवर नहीं करेंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो।
इमरान खान पार्टी को रख के ना तो ऊपर तेल डाल के नीचे से आग लगा देंगे कि किसी और को ना बनाओ। ये पीटीआई है इमरान खान, और जिस दिन इमरान खान खत्म होगा। अच्छा मैडम, सिर्फ ऑन सीरियस नोट एक बात फखर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं सिर्फ एक सीरियस नोट। पहली बात तो ये है कि सारे इमरान खान तहरीक इंसाफ, दूसरा नाम इमरान खान, और इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून, उन्होंने तो नून लगा लिया, पीपल्स पार्टी 4P 3P वो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो दूसरे अपने किसी बहन, अपने किसी बीवी, अपने किसी बेटे से अभी तक बचे हुए हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा, किसी और तनाजुर में कह रहे थे बेनजीर, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना चाह रही थी, जो अभी पहले बात हो रही थी कि शायद ये जान के कंफ्यूजन फैलाई जाती है पार्टी की तरफ से। आज बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि IMF के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज हुआ अमेरिका में, उससे PTI का कोई ताल्लुक नहीं है, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो खुद कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर जो है अवैस यूसुफ ज़ई, वो कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था। अब आप मुझे बताएं, अब इस बयान के बाद अब हम देखेंगे कि पूरी पार्टी लग जाए इसको डिफेंड करने में, और फिर एक नई कंफ्यूजन फैलेगी। तो यही मैं बात कर रही थी, और मेरे ख्याल से फखर भी कर रहे थे कि शायद पार्टी के फैसले सारे इमरान खान साहब खुद ले रहे हैं, लेकिन पार्टी जो है वो उन पे जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती, क्योंकि और वर्कर्स और जो कारकुनान है उनको कंफ्यूज रखना चाहती है। ठीक है मज़े साहब, देखिए दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज ये कि बेनजीर भुट्टो ऐसे ही भुट्टो की लेगेसी नहीं बनी थी। बेनजीर भुट्टो ने जेलें काटी थी, मार खाई थी, उसके बाद वो लीडर, अपने आप को उन्होंने लीडर के तौर पे एस्टैब्लिश किया था। अगर सिर्फ लेगेसी होती, अगर सिर्फ फैमिली लेगेसी होती, तो मीर मुर्तजा भुट्टो ने जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो की जगह क्यों नहीं ली। प्रॉब्लम यहां नहीं आती, प्रॉब्लम सारी जमातों में ये आती है, कहीं फैमिली लेगेसी का मसला है और कहीं इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप का मसला है। तो क्योंकि दोनों जगह एक चीज कॉमन है कि दोनों जगह डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टियों में डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स नहीं है। अगर डेमोक्रेटिक बिहेवियर्स हों तो ये सारा मसला नहीं होगा। चाहे अगर अलीमा खान, फर्ज करें अलीमा खान एक लंबी जद्दोजहद करती हैं, तो क्या अलीमा खान को ये राइट नहीं है कि पीटीआई में आगे आए? आप अपनी स्ट्रगल से आती है ना, ऊपर से आपने किसी को पैराट्रूपर के तौर पे ले आए तो अलग बात है। असल चीज ये है कि पार्टियों में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अगर चीजें सिर्फ उस सूरत में आगे बढ़ती हैं, वरना फिर यही होता है जो इमरान खान ने गलती की कि 2011 में उनके पास प्योरली पार्टी के लॉयलिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने इलेक्टेबल्स लेने शुरू कर दिए। उन इलेक्टेबल्स में जहांगीर तरीन, अलीम खान, उन्होंने पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। उसको पार्टी इलेक्शन के अंदर ये उनको शिकस्त हो रही थी। उसमें जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की कि आप गलती कर रहे हैं, ये लोग रेगिंग में, लेकिन तब वो नहीं समझे और उसके बाद हमने देखा कि क्या उनको लूज करना पड़ा। लेकिन ये आपको हर जमात में नजर आएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जमातों में डेमोक्रेटिक बिहेवियर बिल्कुल सही है। नहीं, आज तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है, इसीलिए हम क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर मसले मसाइल हैं, किनको बेहतर करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और कहाँ पर गलती हुई। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।